Hello everyone, welcome again to live session of Monologue classes. I'm Dinesh Kumar and I will take today's The Hindu News Analysis. Today is 29 September 2023. So now we will come to the important news of today's newspaper. So the first important news is Architect of India's Green Revolution depart. तो ये बड़ा important information है आप लोगों के लिए. तो पहले हम समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन. तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में ड्यूरिंग 1960s फूड की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी. ठीक है, और हम अपने फूड ग्रेन के लिए यूएसए पर डिपेंडेंट हो गए थे. हम फूड ग्रेन इंपोर्ट करते थे यूएसए से. ठीक है, फिर हमारे एक साइंटिस्ट एम एस स्वामीनाथन जी, जिनके की डेथ हो गई है और जिनके संबंध में ये न्यूज है. ठीक है, उन्होंने हमारे दो उस टाइम के एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, जो कि थे एग्रीकल्चर मिनिस्टर सी सुब्रमण्यम 1964 टू 1967 और जगजीवन राम 1967 टू 1970. इन दोनों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन को जन्म दिया. मींस ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. तो बेसिकली क्या है कि हमारे देश में जो फूड की कमी हुई थी उसके कुछ स्पेसिफिक रीजंस थे और स्वामीनाथन जी ने ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा फूड की कमी को कम किया. इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बहुत सारे टेस्ट किए. ठीक है, तो एक इन्होंने कंसेप्ट दिया लैब टू लैंड. तो बेसिकली इन्होंने बहुत सारी जो वेराइटीज हैं उसको डेवलप किया लैब में और उसके बाद हमारे ग्रीन रिवॉल्यूशन काफी सक्सेसफुल हुआ. और ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली हमारे वीट और राइस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हुई और जिससे हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया और उसको किसी दूसरे देश से इंपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी. सो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, तो आपके लिए मेन क्वेश्चन जो आता है वो यही आता है कि दैट हु इज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन. सो आंसर विल बी एम एस स्वामीनाथन. ये एक साइंटिस्ट थे और इनका जन्म 1925 में हुआ था और इनकी डेथ 2023 में हुई है. ठीक है, नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज. मोब ट्राइज टू स्टॉर्म मणिपुर सीएम्स हाउस. अब यहाँ पर ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन यहाँ पर एक जो कानून है, दिस इज आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से आपको पैसेज भी आता है और क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, तो हम थोड़ा सा आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट को डिस्कस करते हैं. देखिएगा क्या है. वैसे तो हमारा फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 19(1) क्लॉज टी में कि दैट वी कैन मूव थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. आर्टिकल 19(1) ई हमको राइट देता है कि हम भारत के किसी भी पार्ट में सेटल हो सकते हैं. सेटल हेयर मीन्स कि हम अपना घर बना सकते हैं. ठीक है, लेकिन these two fundamental rights are subject to some reasonable restrictions which can be imposed. उन्हीं में से एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट. ठीक है, तो जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है, पर्टिकुलरली पहले ये प्रॉब्लम होती थी जम्मू एंड कश्मीर में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में. ठीक है, तो वहां पर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में अभी आज की न्यूज से संबंधित है मणिपुर से. तो वहां कहते हैं कि जो आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है इट गिव्स मोर पावर टू आर्मी. अब मोर पावर टू आर्मी कैसे दी जाती है, देखिएगा एक टर्म होती है एनकाउंटर. अब एनकाउंटर अगर हम सीआरपीसी के हिसाब से देखें तो सीआरपीसी के हिसाब से एनकाउंटर देखें तो एनकाउंटर किसी पर्सन का पुलिस केवल तब कर सकती है जब वो पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया हो दैट इज पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट. ठीक है, तो अगर किसी पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया है जिसका पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ हो सकती है, तो पुलिस के पास राइट आ जाता है कि उसको एनकाउंटर कर सकती है. लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और पुलिस ने उसको मारा तो उसके लिए पुलिस लायबल होगी. सेकेंडली हम आर्मी की बात करते हैं तो देखिएगा वैसे तो आर्मी के पास राइट्स हैं लेकिन ये राइट्स आर्मी के पास
इतने नहीं है कि वो किसी पर्सन की जान ले ले, ठीक है। लेकिन आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट ये पावर देता है हमारी आर्म्ड फोर्सेस को कि वो इवन किसी पर्सन की डेथ कॉज कर सकते हैं इफ दे फील द रीजनेबल एप्रीहेंशन regarding the misuse of law and order or to maintain the law and order in the concerned state or concerned location। अब उसके लिए एक टर्म होती है डिस्टर्ब्ड एरिया। क्या टर्म है? डिस्टर्ब्ड एरिया। तो अगर कोई एरिया किसी पर्टिकुलर स्टेट का डिस्टर्ब्ड एरिया है, डिस्टर्ब एरिया कौन डिसाइड करता है? इट इज डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। तो अगर गवर्नर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है या गवर्नर को ये रीजनेबल एप्रीहेंशन है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो गवर्नर के पास ये राइट है कि गवर्नर उस एरिया को डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर कर देंगे। और जैसे ही वो एरिया डिस्टर्ब एरिया डिक्लेयर होगा तो यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट के पास ये पावर आ जाएगी कि वहां पर वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इट कैन कॉज इवन द डेथ ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। तो इसी को लेकर मणिपुर में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनका कंसर्न ये है कि उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो लीगल राइट्स हैं उनका वायलेशन किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये एक्ट अपने आप में एक लीगल है और जो मणिपुर में वायलेंस हुआ था उसके बारे में आप सभी अवेयर हो, तो उसी के रेफरेंस में न्यूज है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। Now we come to this news. High Court growth of dummy schools adversely impacting cities student। ये अब ये डमी स्कूल क्या होते हैं थोड़ा सा हम इसको समझते हैं। तो बेसिकली क्या है, डमी स्कूल वो होते हैं कि जिनमें स्टूडेंट एक्चुअली नहीं जाता क्लास अटेंड करने के लिए, लेकिन ये स्कूल उसकी अटेंडेंस मार्क कर देते हैं। ठीक है, एज पर द रेगुलेशन ऑफ सीबीएसई या कंसर्न स्टेट बोर्ड 70% अटेंडेंस रिक्वायर्ड होती है, मैंडेटरी होती है किसी भी स्टूडेंट के लिए, ठीक है। लेकिन हमारे बहुत सारे स्टूडेंट पर्टिकुलरली क्लास 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो कि आईआईटी या नीट की प्रिपरेशन करते हैं, अब क्योंकि ये बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये डमी स्कूल ले लेते हैं। अब यहाँ पर एक रूल और है दिल्ली का कि जो पर्सन दिल्ली के स्कूल में स्टडी करता है, मींस जो स्टूडेंट दिल्ली के स्कूल में स्टडी करता है उसको दिल्ली की यूनिवर्सिटीज में लाइक आईपी यूनिवर्सिटी और दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें कुछ रिजर्वेशन होता है। आई थिंक 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर द दिल्ली स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन कंसर्न हाई कोर्ट का ये है कि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो रहते दिल्ली के बाहर हैं लेकिन वो दिल्ली के स्कूलों में डमी एडमिशन ले लेते हैं। और जब वो दिल्ली के स्कूल में डमी एडमिशन ले लेते हैं तो वो स्कूल में आते नहीं हैं और वो फिर उस कोटा के लिए एंटाइटल हो जाते हैं जो कि दिल्ली गवर्नमेंट उनको प्रोवाइड करती है, जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है कि जो रियली में दिल्ली में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं उनको लॉस होता है, ठीक है। डमी स्कूल कोई लीगली रिकॉग्नाइज टर्म नहीं है, ये एक वर्ड है जो कि उन स्कूलों को रेफर करता है कि जो कि अटेंडेंस में कुछ कंसेशन देकर या ना अटेंडेंस देकर भी उस पर्सन को अपने स्कूल में एडमिशन दे देते हैं। ए माइलस्टोन इन हिंदू मैरिज रिफॉर्म इन इंडिया। देखिएगा, आज हम इसमें डिस्कस करेंगे आपके साथ कुछ हिंदू मैरिज के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लाइक सप्ताब्दी और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। दो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट हैं, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, ठीक है। नाउ अब बेसिकली ये जो एडिटोरियल इंफॉर्मेशन है ये साउथ के एक्ट के बारे में है, तमिलनाडु के, बट दैट इज नॉट रेलिवेंट फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन इसमें कुछ पोर्शन जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट का भी है जो आपके लिए रेलिवेंट है। तो बेसिकली हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ये कानून बना 1955। आप जानते हैं कि हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी लागू नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नॉट एप्लीकेबल। और ये यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल एक ही स्टेट में एप्लीकेबल है,
और जिसका नाम है गोवा। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है? पहली बात तो इससे संबंधित जो प्रोविजन है वो है आर्टिकल 44 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 44 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि स्टेट ऐसे कानून बनाएगा या स्टेट यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये है कि हमारे देश के जो भी सिटीजन्स हैं, उनके पर्सनल मैटर्स वो एक ही कानून से गवर्न होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि पर्सनल मैटर्स क्या है? तो एक ही कानून से गवर्न, तो पर्सनल मैटर्स में आते हैं मैरिज, एडॉप्शन, मेंटेनेंस, सक्सेशन या इनहेरिटेंस। ये 5 मैटर जो है पर्सनल मैटर में आते हैं। अभी एट प्रेजेंट हमारे देश में ये जो 5 मैटर्स हैं, सभी सिटीजन्स के उनके धर्म के हिसाब से गवर्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हिंदुओं की शादी होनी है तो वो हिंदू मैरिज एक्ट से होगी, मुस्लिमों की शादी होनी है तो वो मुस्लिम लॉ से होगी, क्रिश्चियन की होनी है वो क्रिश्चियन लॉ से होगी, ठीक है। लेकिन ये हमारे देश में अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो स्पेसिफिकली हिंदुओं की शादी को डील करता है, ठीक है। अब हिंदू मैरिज एक्ट में जो सेक्शन 5 है वो कहता है एसेंशियल कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज या वॉइड मैरिज के बारे में बताता है कि भाई अगर कुछ हिंदू मैरिज की कुछ एसेंशियल कंडीशन होती हैं, लाइक के स्पाउस लिविंग नहीं होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, ठीक है, और जो हिंदू मैरिज के कुछ रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म किए जाने चाहिए। उनमें से एक रिचुअल्स है सप्तापदी। सप्तापदी का मतलब होता है 7 फेरे लेना, ठीक है। तो हिंदू मैरिज के लिए 7 फेरे लेना मैंडेटरी है, और अगर किसी हिंदू मैरिज में 7 फेरे नहीं लिए गए तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस ये होता है, वो हिंदू मैरिज वॉइड होती है, ठीक है। तो अब आपने ये समझा वॉइड का मतलब क्या होता है? इट डज नॉट हैव एनी लीगल एग्जिस्टेंस इन द आइज ऑफ लॉ। इसकी कानून की नजरों में कोई भी लीगल एग्जिस्टेंस नहीं। सेकंड है हमारा रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट। ये सेक्शन 9 में दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के। और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट क्या कहता है कि जब कोई भी स्पाउस, बी इट हस्बैंड और वाइफ, अपने किसी दूसरे साथी को, मीन्स स्पाउस को, विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड छोड़ के जाती है या डेजर्ट करती है, तो उस सिचुएशन में उस दूसरे पर्सन के पास जो कि विक्टिम है सिचुएशन का, उसके पास ये राइट है कि वो कोर्ट में रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की एप्लीकेशन फाइल करेगा। अब ये जब वो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट की एप्लीकेशन फाइल करेगा तो कोर्ट ये देखेगा कि क्या दूसरा स्पाउस उसको बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के छोड़ के गया है या नहीं। अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उस स्पाउस ने इसको विदाउट एनी रीजनेबल ग्राउंड छोड़ा है, तो ये कोर्ट उस पर्सन को जिसने कि अपने दूसरे स्पाउस को बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के छोड़ा है, उसको ऑर्डर देगा कि वो उसके साथ रहे, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट का जो ऑर्डर है ये आर्टिकल 21 के अगेंस्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब जैसा कि हमारा आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हमको देता है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। तो आर्टिकल 21 कहता है पर्सनल लिबर्टी। अब हम पर्सनल लिबर्टी की इसमें बात करते हैं। तो पर्सनल लिबर्टी का एक मतलब ये होता है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी रह सकता है, यही पर्सनल लिबर्टी है, ठीक है, या जो चाहे वो कर सकता है। तो अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक वाइफ अपने हस्बैंड को बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के छोड़ के जाती है, तो हस्बैंड उस वाइफ के खिलाफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस फाइल करेगा, और कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट उसको क्या बोलेगा, वाइफ को ऑर्डर देगा कि वो अपने हस्बैंड के साथ रहे। अब यहाँ पर वाइफ इस सिचुएशन में ये नहीं कह सकती कि कोर्ट ने उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया है अंडर आर्टिकल 21। क्यों नहीं कह सकती ऐसी? क्योंकि जो कोर्ट उसको कंपेल कर रहा है, तो ये कर रहा है टू सेव द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज एंड इट इज द पब्लिक पॉलिसी। मतलब ये उसकी भलाई के लिए किया जा रहा है, उसकी अच्छाई के लिए किया जा रहा है। सो ऐसा नहीं माना जाएगा कि उस कोर्ट ने उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन किया, ठीक है। तो ये दो कंसेप्ट हमने आपके साथ डिस्कस किए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। रिफॉर्म कैन एड्रेस इंडियाज किडनी ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब कमी। तो बेसिकली क्या है,
अगर हम देखें 2022 के डेटा के अनुसार हमारे देश में अराउंड 2 लाख लोगों को किडनी ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है, जिसमें हमारे पास केवल 7,500 किडनियां ही अवेलेबल है, यानी कि केवल 3.4% ही अवेलेबल है। अब ऑथर का कंसर्न यहाँ पर यह है कि पहली बात तो इतनी किडनियों की आवश्यकता आपको क्यों पड़ती है? तो उसके कई कारण हैं, जैसे कि ड्यू टू द प्रेवलेंस ऑफ डायबिटीज, malnutrition, ओवरक्राउडिंग एंड पुअर सैनिटेशन। इन 4 कारणों की वजह से किडनी फेलियर हमारे देश में ज्यादा होता है। एंड देयर इज रिस्क ऑफ प्रेवलेंस ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज, CKD। और जब किसी पर्सन को क्रोनिक किडनी डिजीज होती है तो इससे क्या होता है कि इससे एक दूसरी डिसीज लीड करती है, एंड दैट इज एंड स्टेज रीनल डिसीज, ESRD। अब क्वेश्चन ये है कि अदर कंट्रीज में क्या है कि इंडिया में जो USA है वहां पर इंडिया से बेटर पोजीशन। अब जो किडनी की इतनी सारी डेफिसिट है हमारे देश में, इसको हम कैसे कवर कर सकते हैं? ठीक है, तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ मेन रीजंस हैं जिसका कारण ये है कि किडनी डेफिशिएंसी हो रही है। अब क्या है कि हमारे देश में जो किडनी लेता है वो पर्सन, या तो कोई पर्सन डिसीज पर्सन अपनी किडनी को डोनेट कर दे, ठीक है, तब किडनी की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि हमारे देश में जो किडनी डोनेशन के केसेस वो काफी कम है, और जो कुछ केसेस भी हैं उसमें हमारे पास एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम उस किडनी को सेफली रख सकें और फर्दर उसको किसी को ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट कर सकें। सेकंड ये है कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो ही हमको किडनी दे पाते हैं ऐसा एज पर द लॉ। थर्ड पॉइंट ये है कि जो कंपेटेबिलिटी है, मीन्स ऐसा नहीं है कि किसी की भी किडनी किसी दूसरे पर्सन को लगाई जा सकती है, तो उसके कुछ मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कि उसका ब्लड मैच करना या और अदर कंसिडरेशंस मैच करने मैंडेटरी, ठीक है। अब जिसका रीजन ये है कि हमारे यहाँ पर ये किडनी की कमी काफी हो रही है। अब इससे हम कैसे ओवरकम आ सकते हैं? तो उसके कुछ मीन्स हैं, जैसा कि पहला है स्वैपिंग और नेक्स्ट है किडनी चेंज। अब स्वैपिंग क्या है? तो स्वैपिंग को हम अगर एक एग्जांपल से समझें, फॉर एग्जांपल दो पर्सन हैं, एक ए, ये दो लेडी हैं, ए और सेकंड बी, ठीक है, और इन दोनों की किडनी जो है डैमेज हो गई है या किडनी की इनको आवश्यक। अब इनका ए का हस्बैंड है सी और बी का हस्बैंड है डी, ठीक है। ये मैं आपको बता रहा हूँ स्वैपिंग बच्चों, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि सी की किडनी ए को ए के ब्लड को मैच करेगी, ऐसा कोई मैंडेटरी तो है नहीं। और ये भी जरूरी नहीं है कि बी की किडनी या बी का ब्लड डी के ब्लड को मैच करेगा। तो बेसिकली स्वैपिंग क्या है? ऐसा हो सकता है कि डी का ब्लड ए के ब्लड को मैच कर जाए, यानी कि डी की किडनी ए की किडनी के कंपेटेबल हो और सी की किडनी बी की किडनी के कंपेटेबल हो। तो अगर इस तरह की ये अलाउ किया जाता है, अब ये चारों लोग आपस में रिलेटिव तो नहीं है, लेकिन इनकी किडनी मैच कर रही हैं और अदर कॉम्पेटेबिलिटी भी यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम इस तरह की अलाउ करेंगे स्वैपिंग, तो हमारी जो किडनी की प्रॉब्लम है वो काफी हद तक कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा किडनी चेन। अब किडनी चेन का मतलब ये है कि मान लिया अब ये चार लोग के अलावा कोई और पर्सन है, सो फॉर एग्जाम्पल ई। अब फॉर एग्जाम्पल ए वाइफ है, सी जो है हस्बैंड, ए की सी की किडनी ए की किडनी के कॉम्पेटेबल नहीं है, तो ये जो ई पर्सन है ये कोई स्ट्रेंजर है, अगर इसकी किडनी इसके कॉम्पेटेबल है तो ये इसको डोनेट कर देगा, ठीक है। और सपोज सी की जो किडनी है वो बी के लिए कॉम्पेटेबल है, तो सी बी को डोनेट कर देगा। और अब जो इसकी किडनी है डी की, जो कि कहीं यहाँ पर यूज नहीं हुई, ये डोनेट कर देगा एक तरीके से रिजर्व के लिए। तो ये क्या होगा? किडनी चेन हो जाएगी। अब जब हमारे पास किडनियां अवेलेबल होंगी तो हम कॉम्पेटेबिलिटी के आधार पर उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित हमारा एक कानून क्या है? तो हमारा एक कानून है, दैट इज द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट 1994, ठीक है। और इसी से संबंधित कुछ हमारे रूल्स हैं
ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज रूल 2014। तो हमारे देश में क्या है, स्वैपिंग तो थोड़ा सा अलाउड भी है, लेकिन चेन का किडनी चेन अलाउड नहीं है या बहुत ही कम लेवल पर पाई जाती है। ठीक है, सो दिस इज द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। नाउ वी कम टू दिस, शुड जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी रेगुलेटेड। तो बेसिकली ये बात करता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग। इसमें कुछ ऑथर का कंसर्न है कि क्या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा किसी कंटेंट को डेवलप किया जाता है, क्या उसमें कोई लीगल इश्यूज आते हैं। तो उसमें कहता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो भी कंटेंट डेवलप किया जाता है उसमें कोई भी लीगल इशू इंडिया में अभी नहीं है। और यूएसए कहता है कि ऐसे कंटेंट पर कोई कॉपीराइट किसी का भी नहीं। अब जैसे जैसे चीजें डेवलप होंगी तो फिर इस पर कानून बने। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज द फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस। फाइव आईज इंटेलिजेंस अलायंस क्या है? तो ये न्यूज जो है, अभी रिसेंटली जो कनाडा ने एलिगेशन लगाए थे इंडियन गवर्नमेंट पर regarding the death of Hardeep Singh Najjar on the Canadian soil and he was a खालिस्तानी लीडर। तो 5E क्या है कि 5E एक इंटेलिजेंस अलायंस है 5 देशों का। कौन कौन से देश इसमें फॉल कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके एंड यूएसए। ठीक है, अब ये क्या करते हैं कि ये अपनी इंटेलिजेंस, एक दूसरे की इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं और ये वर्ल्ड पर नजर रखते हैं। अब ये जो सबसे पहले जो अलायंस बना था, वो अलायंस बना था यूएसए और यूके के बीच में ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसका मेन पर्पज ये था कि जो अ, रशिया था और यूएसएसआर था उस पर नजर रखना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले यूके को सुपर पावर माना जाता था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर यूएसए सुपर पावर माना गया। तो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वार हुई और यानी कि दो ग्रुप बन गए वर्ल्ड में, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक है, तो यूएसएसआर को उसकी एक्टिविटीज पर नजर रखने के लिए यूके एंड यूएसए में एक अलायंस हुआ। ठीक है, रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ इंटेलिजेंस। बाद में क्या हुआ है कि कनाडा ने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया 1948 में और ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ने इसको ज्वाइन किया 1956 में। ठीक है, तो बेसिकली इनका मेन पर्पज क्या है, इन्होंने अपने क्षेत्रों को डिवाइड किया हुआ है। तो जैसे पर्टिकुलर कंट्री है वो चाइना पे नजर रखेगा, है ना, कोई इंडिया पे नजर रखेगा या कोई और किसी कंट्री पर नजर रखेगा। तो ये अपने जो 5 कंट्रीज हैं, ये अपने इंटेलिजेंस एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं ताकि ये इस बात को देख सके कि वर्ल्ड में क्या हो रहा है। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द न्यूज रिगार्डिंग स्वामीनाथन जी। अच्छा, स्वामीनाथन जी के एक स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन है और इन्होंने कहा है कि स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन का मेन पर्पज जो होगा वो होगा वुमेन फार्मर को बेनिफिट देना। तो मतलब बेसिकली ये इनका मेन पर्पज ये था कि जो वुमेन है और जो हमारे फार्मर्स हैं उनकी लाइफ को और बेटर बनाया जा सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर स्टूडेंट्स। आई विल कम अगेन विद द नेक्स्ट द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।